हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट को समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है तो हम भी अच्छा होने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का बिहेवियर हमारे साथ बुरा है तो एक टाइम तक हम उसके साथ अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम विरोधी हो जाएंगे, हम विद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके का हम यहाँ पर देखते हैं सीन कि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो यहाँ पर आए हैं, जो जिस तरीके से उनका रूल था, ठीक है, जितना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, जितना ज़्यादा उन्होंने सप्रेशन किया, उसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा विद्रोही हो गए। अच्छा, इसके पहले क्या किसी बाहरी ने यहाँ पर रूल नहीं किया था, जो कि इस समय में सभी लोग जो थे वो एक साथ आ गए? किया था, लेकिन तब तक ये चीज था, चाहे टर्किश थे या मुगल्स थे, जब इन लोगों ने यहाँ पर आकर शासन किया तो यहीं पर वो बस गए। अब उनको पता था कि हमें जो काम करने हैं वो यहीं के वेलफेयर के लिए काम करने हैं, तभी हम यहाँ पर रह सकेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल जो यहाँ पर था, तो वो किस तरीके से था, वो यहाँ से प्रॉफिट तो ले रहे थे, सारा प्रॉफिट वो अपनी कंट्री को पहुंचा रहे थे, यहाँ के लिए या यहाँ के लोगों के प्रॉफिट के लिए, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन जो था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा कि हमने देखा जो टर्किश थे या मुगल्स थे तो अलग अलग प्रोविंसेस एंड अलग अलग स्टेट्स के लिए थे। ठीक है, तो वहां की जो पब्लिक भी थी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी पोर्शन, मान लीजिए ये है, ठीक है, कोई इस स्टेट में है, कोई इस स्टेट में है। अब इसके बाद क्या था, वो अपने स्टेट के लिए ही लायबल था, चाहे जो रूलर था और चाहे जो पब्लिक थी, ठीक है, जो उसके सब्जेक्ट्स थे, जो प्रजा थी, वो सभी उतने को ही जानते थे। अब क्या है कि अगली जगह पर अटैक करना है, वो अपने कब्जे में ले लिया तो वो बस उसे ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश रूल था उस समय में क्या था, एक के हाथ में ही पूरा प्रोविंसेस, पूरे स्टेट्स जो थे वो आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कंट्री को, पूरी कंट्री के लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम सभी का दुख जो है वो एक है, और यहीं से इम्पैक्ट इसका ये रहा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो था, इसकी फीलिंग जो थी वो राइज हुई, नेशनलिज्म लोगों के अंदर राइज हुआ। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें तो जब उन्होंने यहाँ को कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, तो यहाँ से प्रॉफिट जितने होते थे वो लेते थे और अपने यहाँ उसको पहुंचाते थे। यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ के लोग जो थे वो बराबर इग्नोर हुए, इग्नोर होने के साथ ही साथ वो सेक्रीफाइस भी हुए। ठीक है, कैसे, अगर हम देखें ट्रेड के लिए, पहले ये क्या था, ट्रेड के लिए आए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, एज अ ट्रेडर। इसके बाद ये बनते हैं किंग मेकर, इसके बाद ये बनते हैं रूलर, यहाँ पर रूल करने लगते हैं। जब ये यहाँ ट्रेड के लिए ही आए थे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पावर जो थी इनके हाथ पे आने लगी। तो पहले ट्रेड कर रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पावर इनके हाथों में आने लगी तो इन्होंने क्या किया, इंडिया का जो हम अगर टेक्सटाइल ही देखें जिसकी डिमांड पूरी कंट्री में थी, पूरे वर्ल्ड में थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी कंट्री की जो चीज़ें हैं उनको हर जगह तक पहुंचाया जाए और जो प्रॉफिट है वो हम लोग लें। तो यहाँ से जो कह सकते हैं जो तैयार माल जाता था उसको उन्होंने बंद करवा दिया, जिसकी की हर जगह डिमांड थी, और यहाँ से रॉ मटेरियल काफ़ी कम कीमतों पे लेकर अपने यहाँ उसको बनाया करते थे, और उसके बाद तैयार जो टेक्सटाइल होता था, तैयार जो कपड़े होते थे, उसको हर जगह की मार्केट में पहुंचवाते थे, जिससे उनका प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, जो इंडियंस थे, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है, बट इंडिया में भी लोगों ने उन चीजों को खरीदना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर मिल से जो बन के कपड़े आ रहे थे वो काफी सस्ते थे, तो लोग उन्हें ही खरीदे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ के जो ट्रेडर थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ के लोगों के जो वेलफेयर थे,
या कह सकते हैं इनके प्रॉफिट और हम इंडियंस के प्रॉफिट जो थे वो क्लैश हो रहे थे। अगर इनका प्रॉफिट जहां पर ये अपना प्रॉफिट कर रहे थे कि अपनी चीजें हर जगह तक पहुंचानी है और वहां पर हमारी चीजों को ये सप्रेस कर रहे थे, तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि हम इग्नोर ही नहीं, हम बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहे थे वहां पर। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। अब अगर हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन बिफोर 1857, 1857 के पहले का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके का था? इससे पहले का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो एक कंपनी के द्वारा था। ठीक है, अब 1857 का जो रेबल हुआ उस समय में हमने देखा कि पूरा देश जो था वो एक साथ आ गया। जब सभी लोग एक साथ आ गए तो इनको एक तरीके से डर भी लगा। इसके बाद चीज़ों को, जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी के हाथ में जो पावर थी वो पावर अब यहाँ की गवर्नमेंट जो थी उसने अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो ये पावर जो थी मतलब पॉलिटिकली वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो अब क्या था, पहले जो कंपनी यहाँ एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था कंपनी के द्वारा हो रहा था वो किसी भी तरीके से हो रहा था, अब वो सोच समझ के हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक था क्योंकि वो नियम कानून के दायरे में करके किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन देखा जाए दोनों जगह पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उतना ही हो रहा था, कह सकते हैं कमी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी के द्वारा हो रहा था, यहाँ एक कंट्री के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। ठीक है, बहुत सारे रेबल अलग अलग जगहों पे हुआ। 1857 का जो रेबल था उसमें हम देखें कि सभी लोग जो थे वो साथ में आए, पूरी कंट्री जो थी वो साथ में आई। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे भाई लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिस तरीके से उन्हें सप्रेस किया जा रहा था, तो अलग अलग रेबल हुए। उसी में से एक आता है कुका रेबल। ठीक है, कुका विद्रोह। कुका विद्रोह जो था इसको हम समझेंगे कि ये क्या था, कुका रेबेलियन कौन थे। कुका विद्रोह की अगर हम बात करें तो जो सिक्स हैं, उनके सिक्स हैं जो उनके गुरु, ठीक है, राम सिंह, जिनका नाम था गुरु राम सिंह, उन्होंने क्या किया था कि उनकी लीडरशिप में उन्होंने लोगों को तैयार किया। अब यहाँ पर कुका रेबल किस लिए हुआ था? लीडरशिप जो थी वो गुरु राम सिंह ने की थी। कुका रेबल जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे डिवाइड एंड रूल के तहत जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको वो बराबर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, किसी न किसी वजहों से, फूट डालो राज करो। ठीक है, कि आपस में वो लड़ाई करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकायदा रूल करेंगे, हमारी पावर बढ़ती जाएगी और वो जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो इनकी पॉलिसीज थी इसके खिलाफ ही ये कुका रेबल जो था वो सिख जो है उनकी तरफ से किया गया था। ठीक है, अब ये कुका रेबल जो था, ब्रिटिशर्स उन्हें तो कोई चीज पसंद आती नहीं, वैसे भी रेबल तो किसी को नहीं पसंद आएगा, बट ये कुका रेबल जो था इसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने लगभग 50 जो रेबेलियन थे उनको मरवा दिया था। किस तरीके से वो भी हम समझेंगे, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने क्या किया, जो कैनन्स होते हैं, तोप खाने जो होते हैं, तोप, ठीक है, उसमें लोगों को बंधवाते थे और उसके बाद उनको ब्लो फायर करा देते थे, मतलब तोप से उनको उड़ा दिया जाता था। अब सोचिए, एक होता है पनिश करना, वो अलग चीज हुई, बट यहाँ पर किस तरीके से पनिश किया जा रहा था, यहाँ पर सीधे तोप में एक जिंदा पर्सन जो है उसको बांध कर और उसके बाद उसको ब्लो ऑन करा दिया जा रहा है। तो ये कितना बुरा था, है ना। और ये किस लिए था भाई, उसमें किसी का अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं था, उसमें वो लोग जो थे वो अपनी कंट्री के लोगों को बचाने के लिए, अपनी एकता को बचाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ इतना बुरा किया गया। ठीक है, तो ये था कुका रेबल। अब आपको ध्यान रखना है कुका रेबेलियन कौन थे। कुका रेबेलियन जो सिक्स थे वो थे, यहाँ पर लीडरशिप जो थी वो गुरु राम सिंह की थी। और ये रेबल किस लिए था, ये रेबल था हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसको तोड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ ये रेबल था। इस तरीके से कुका विद्रोह जो था उसको सप्रेस कर दिया गया। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत सारे विद्रोह हुए जिनको की पूरी तरह से इन ब्रिटिशर्स के द्वारा कुचल दिया गया। इसी में एक आता है संथाल रेबेलियन ऑफ बिहार, बिहार के संथाल रेबेलियन या संथाल रेबेलियन ऑफ बिहार कह सकते हैं। ठीक है, बिहार के संथाल रेबेलियन। अब ये कौन थे? संथाल जो थे वो ट्राइब्स थे। जब भी हम ट्राइब्स के बारे में देखते हैं भाई कि ट्राइब्स जो है उनमें बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उनके नाम बताइए तो हम देखते हैं भील, गोंड, कोला, कोल, कोली, ठीक है, कोल, अगरिया,
उसी में संथाल जो है ये भी आते हैं। ठीक, तो संथाल रेबेलियन जो थे, इन्होंने रेबल क्यों किया था? तो यहाँ पर हम समझे इनका रेबल जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। इसलिए था कि देखिए ये जंगलों में रहते थे, एक तो इनको जंगलों से हटाया जा रहा था, दूसरा इनके ऊपर जो जंगल में रहते भी थे उनके ऊपर रेवेन्यू अच्छा खासा लगाया जाता था। अब ये रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। जो फ्यूडल्स होते थे, सामंत वगैरह हो गए, जमींदार हो गए, उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करवाया जाता था। अब जब वो कलेक्ट करने आते थे, नो मैटर कि कौन कितनी बारिश हुई, बारिश कम हुई, बारिश ज़्यादा हो गई, कोई और कह सकते हैं कोई और प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं होता था। बस ये था कि भाई रेवेन्यू चाहिए, मतलब चाहिए। 50% से लेकर 500% तक का रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था। अब आप खुद समझिए, क्या ये एक छोटा अमाउंट है जिसको कि वो पे कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, 50% ही बहुत है। यहाँ 50% से लेके 500% तक था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। इसी में एक फैमिली, जो ट्राइब्स थे उसी में से एक फैमिली थी, वहाँ के 4 भाई जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद। ठीक है, इन चारों ने मिलकर लीडरशिप की और इस तरीके से संथाल विद्रोह जो था वो इन्होंने चलाया। लेकिन इस विद्रोह को भी इन ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा संथाल रेबेलियन जो थे बिहार के, उनके साथ किस तरीके से किया गया और यहाँ पर उनका जो ये रेबल था वो सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिगो रेबेलियन ऑफ बंगाल बिहार। बंगाल और बिहार के इंडिगो रेबेलियन, इसके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे? इंडिगो जो कि कहते हैं नील की खेती, जो कपड़ों में हम लोग क्या करते हैं, नील दिया जाता है ना, वही नील। तो उसकी डिमांड जो थी वो यूरोपियन जो कंट्री थी वहां पर बहुत ज्यादा थी। वहां पर भी नील उगाया जाने लगा। ठीक है, इंडिगो वहां पर भी उगाया जाने लगा, लेकिन इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। जब उसको यूज किया जाता था तो उसमें एक शाइन आती थी, जो कि जो यूरोपियन कंट्री का इंडिगो था उसमें ये खासियत नहीं थी। ठीक है, वो रफ सा होता था। तो इस वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिशर्स जो कि यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करानी शुरू की। स्टार्टिंग में कुछ जो फार्मर्स थे उन्होंने मना किया। कुछ फार्मर्स जो थे वो भाई कुछ लालच में कि भाई ठीक है, लालच क्या, उनको ये था कि भाई खेती अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसकी खेती शुरू कर दी। कुछ लोग जिनके पास नहीं था तो उन्होंने क्या किया, कर्ज लेकर, डेप्थ लेकर और उसके बाद खेती शुरू की। लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ गया कि भाई इसमें प्रॉफिट नहीं है। अब अगर वो मना करते तो उनकी पिटाई होती। शुरुआत से जिसने मना किया उसकी भी पिटाई होनी थी। अब इसके अलावा मतलब बुरा बर्ताव उनके साथ होता था। इसके अलावा जो लोग भी इस पे खेती करते थे, ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे इसका जो कह सकते हैं ड्रॉबैक था वो क्या था? ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये था कि जहाँ पर भी नील की खेती की जाती है वहाँ की लैंड जो है कुछ वर्षों के बाद बैरन हो जाती है, बंजर लैंड हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा था। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि किसी भी फार्मर की जो सबसे अच्छी लैंड है उसी पर इंडिगो की खेती कराई जाए, जबकि वो लोग उस लैंड को राइस की खेती के लिए रखना चाहते थे। ये वहाँ पर राइस की क्रॉप जो है वो होगी भाई, वो हमारे यूज़ के लिए है। लेकिन ज़बरदस्ती जो अच्छी लैंड थी उस पर कराई जाती थी इसकी खेती, जिसकी वजह से लैंड भी खराब हो जाती थी, बैरन हो गई भाई, वो किसी काम की नहीं रह गई। तो वो इस वजह से लोगों ने अपना विद्रोह जो था वो शुरू किया। हालांकि इसमें कई कह सकते हैं इवेंट्स आए, उसके बाद इनके फेवर में भी फैसला सुनाया गया, लेकिन तब तक क्या था कि इनको सक्सेस नहीं मिली पूरी तरह से जब तक महात्मा गांधी इनके साथ नहीं आए। जब महात्मा गांधी आ गए तब जाके इनको एक तरीके से सक्सेस मिली कि यहाँ का जो रेबल था वो जिस चीज के लिए हो रहा था उस पर फिर आगे रोक लगा दी गई। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, थ्रेट टू ब्रिटिश रूल। क्या ये जो रेबल्स हैं इनसे ब्रिटिश रूल को कोई खतरा था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं खतरा था? क्योंकि ये एक जो प्रांत होते थे, एक प्रोविंसेस होती थी, स्टेट्स होते थे, वहीं के रेबल थे। तो वो रेबल जो है वो शुरू हुए और खत्म हो गए, पता भी नहीं चलता था। अब जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि भाई जब वो पूरी कंट्री पे राज कर रहे हैं तो जो रेबल हो वो
पूरा कंट्री लेवल पर हो। अब इसके लिए ज़रूरी था कि ऑर्गेनाइज किया जाए ऑल इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि सभी लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। क्यों? क्योंकि इस ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट जो था वो सभी पे पड़ रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो राइज हुआ उसके कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म जो है वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग है। पैट्रियोटिक फीलिंग, अपनी कंट्री के लिए एक अलग ही भावना, एक अलग ही फीलिंग। इसके पहले तक क्या था कि लोगों को समझ में आता था कि वो जिस प्रोविंस में रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, वही उनका उनकी दुनिया जो है वो वही है। लेकिन इस टाइम तक लोगों को समझ में आ गया था, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ये पूरी कंट्री पर राज कर रहे हैं, उनको यहाँ से फेंकना है। इसके पहले तक भाई जो जिस प्रोविंस में है, जो जिस स्टेट में है, वो वहां के राजा से अगर त्रस्त होता था तो वो उसे ही हटाने की सोचता था। लेकिन अभी क्या था, ब्रिटिश रूल जो कि पूरी कंट्री पर था, तो उसको हटाने की बात हो रही थी। तो ये नेशनलिज्म क्या है? पैट्रियोटिक फीलिंग है कि लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है कि हमें अपने देश को बचाना है। ठीक है, ये चीज नेशनलिज्म एक स्पिरिट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म, ये फीलिंग तो लोगों के अंदर आ गई, लेकिन इसके लिए जो फैक्टर्स थे, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो थे, वो क्या थे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो थी उसकी फीलिंग आई। इसके पहले तक लोग अपनी प्रोविंसेस, अपने स्टेट्स जो थे उसके लिए लायबल थे। लोग वहां पर चाहते थे कि भाई अच्छा रूलर जो है वो राज करे। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग जो थे, नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि पूरी कंट्री से ही किसी को हटाना चाह रहे थे। चलिए बात करते हैं नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसके कॉजेज क्या थे, इसके रिस्पॉन्सिबल जो कॉजेज थे, फैक्टर्स जो थे, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके इम्पैक्ट की हम लोग बात करेंगे। क्या इम्पैक्ट रहा? पहले तो ये जो रिवॉल्ट था बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुआ, पूरा देश जो था वो इसमें साथ आया। एक टाइम के बाद लगा भी कि भाई हम लोगों को जीत मिल जाएगी, लेकिन इस रेबल को सप्रेस कर दिया गया। तो इस तरीके से ये रेबल जो था वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से फेल्योर हो गया। कहने को ये फेल्योर हुआ था, लेकिन देखा जाए तो ये सक्सेसफुल भी था। किस तरीके से सक्सेसफुल था? यहाँ पर लोगों को ये समझ में आ गया कि इन ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमको एक साथ आना होगा। जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनको भी, उनके अंदर भी एक डर आ गया कि भाई ये सभी जो है वो एक साथ हो गए, तो इस तरीके से ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर डर आया। तो ये क्या थी? ये हमारे लिए सक्सेस थी। ये हमारे लिए सक्सेस थी कि लोगों को ये समझ में आ गया कि सब लोगों को अब एक साथ आना होगा, तभी हम इनको हटा सकेंगे, तभी हम इनको यहाँ से भगा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेस रही इस रिवॉल्ट की। इस रिवॉल्ट की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को आइडल मानते हैं, वो आइडल हम फिल्म इंडस्ट्री जो है उससे भी मान सकते हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है वहाँ से भी ले सकते हैं, हमारी जो कह सकते हैं हिस्ट्री है वहाँ से भी हम आइडल्स ले सकते हैं। अब ये जो 1857 का रिवॉल्ट था, तो यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे लोगों को आइडल्स माना, जिसमें कि सबसे मेन जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिनसे कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। क्यों? क्योंकि देखा जाए कि उस समय में कितने सारे जो राजा थे यहाँ के, कितने सारे जो शासक थे, वो इन ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेक दे रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक महिला होते हुए, एक विमेन होते हुए, क्यों? क्योंकि उस समय विमेन जो थी वो पावर में नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पावर में जो जेंट्स होते थे वही ज्यादातर रूलर होते थे। ठीक है, लेकिन एक विमेन होते हुए भी इन्होंने उनसे अच्छी खासी फाइट की, जहां पर जो यहाँ जो जेंट्स थे, जेंट्स रूलर थे, वो लोग क्या कर रहे थे, उनके आगे घुटने टेक दे रहे थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइडल, बहुत बड़े आइडल के रूप में, बहुत बड़े हीरोज के रूप में ये लोगों के सामने आई। लोगों ने इनको आइडल माना और इस तरीके से लोगों को समझ में आया कि आगे किस तरीके से फाइट करनी है, किस तरीके से हमें एकजुट होना है। और इस तरीके से जो इस रिवॉल्ट के हीरोज थे, उन्होंने 1000 ऑफ हीरोज को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहे थे, अब उन कुछ से बहुत सारे जो थे वो बने। ठीक है, तो ये इसकी सक्सेस रही और ये इसका इम्पैक्ट रहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर सामने आते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कारण क्या था। नेक्स्ट कारण इसका था वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडियाज। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडियाज, ये किस तरीके से
कि इसने किस तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म किया, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर एजुकेशन का मीडियम जो था वो कर दिया गया इंग्लिश। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि हम इनको अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन दे के एक तरीके से इनको अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरी बात थी जिसको कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। दूसरा फेज ये था कि उनको लगा कि भाई हम इन लोगों को पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से हम अपने लिए एक लायबल जो क्लर्क ग्रुप है वो रेडी कर रहे हैं। लायबल क्लर्क है उनको रेडी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे गुड्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ बन रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक मार्केट, एक बायर्स जो है वो रेडी कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो बराबर उन्हीं की एजुकेशन लेगा, उन्हीं के माहौल में रहेगा, वहीं फिर आगे जॉब करेगा, तो उनकी जो पसंद है वो अपने ट्रेडिशन से हटकर हमारी तरफ आएगी। उस तरीके से एक पूरा क्लास जो है वो हम अपने लिए रेडी कर रहे हैं, जो कि हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमारे गुड्स वो यहाँ पर यूज़ होंगे, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा। ऐसा मानते हुए उन्होंने एजुकेशन जो थी वो पूरी तरीके से चेंज कर दी, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उसके पीछे उसका जो दूसरा फेज था, उनको ये नहीं समझ में आया कि भाई जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी थिंकिंग भी तो चेंज होगी। ठीक है, वो थिंकिंग जो है वो बहुत कुछ सोचेगी, सिर्फ इनकी गुलामी नहीं सोचेगी, वो और भी कुछ सोचेगी। ठीक, तो मॉडर्न नॉलेज एंड रेशनल थिंकिंग। अब क्या था कि जब लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन मिलने लगा तो उनको मॉडर्न नॉलेज जो थी वो भी यहाँ से मिलने लगी, देश दुनिया की खबरें उनको पता चलने लगी। उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो क्या हो गई, वो रेशनल थिंकिंग हो गई, तर्कवादी उनकी थिंकिंग हो गई कि वो चीज़ों पे तर्क कर सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सोचने समझने की क्षमता, कहते हैं ना जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें नॉलेज होगा, तो वो चीज़ें लोगों के अंदर आने लगी। अब लोग जो थे वो जागरूक भी होने लगे यहाँ से। चेंज इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, और इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो यहाँ पर चेंज हो रही थी। ठीक है, अ न्यू क्लास अरोज, एक नया क्लास जो था वो यहाँ से अरोज हो रहा था, वो जागृत हो रहा था, जो कि पढ़ लिख गया था, जिसको मॉडर्न नॉलेज जो था वो पता था, उसे ये पता था कि देश दुनिया में चीज़ें क्या चल रही हैं। यहाँ पर एक मीडियम जो था लैंग्वेज का, हम देखें तो पहले क्या था, पहले लोग जो थे वो रीजनल लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, लोगों को बस अपनी जो लैंग्वेजेस है वही पता है, थोड़ा बहुत दूसरे के बारे में पता है। अभी यहाँ पर पूरे देश से जुड़ने का एक तरीका क्या था कि यहाँ पर जो एजुकेशन का मीडियम कर दिया गया था इंग्लिश। ठीक है, तो अब लोगों को उसमें एजुकेशन मिल रही है, वो किसी भी जगह, चाहे वो कन्नड़ बोलने वाला है, चाहे वो हिंदी बोलने वाला है, और चाहे वो मलयालम बोलने वाला है, चाहे वो पंजाबी बोलने वाला है, सभी के लिए पढ़ाई का जो मीडियम कर दिया गया वो क्या कर दिया गया था, वो कर दिया गया था इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज जो थी वो तो सबको समझ में आ रही थी। ठीक है, हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं समझ में आ रही, हो सकता है कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं समझ में आ रही, मलयालम वाले को पंजाबी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे सबको समझ में आने लगी थी। और इस तरीके से सभी जो थे वो एक कोने से दूसरे कोने में कनेक्ट होने लगे थे। ठीक है, तो अब लोगों को समझ में ये चीज़ें जो थी वो आने लगी। लीडर्स, ऑर्गेनाइजर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के, वो अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगे, वो अब रेडी होने लगे कि किस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। भाई एक लैंग्वेज जो है उससे वो सिर्फ अपने रीजन के लोगों को ही जगा सकते हैं, उन्हीं को अपने साथ ले सकते हैं, उन्हीं की लीडरशिप कर सकते हैं। अब क्या है, अब वो अपना जो मैसेज है वो पूरी कंट्री में फैला सकते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन फ्रीड देयर माइंड, दे सॉ एविल इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। वेस्टर्न एजुकेशन उन्हें मिला, इससे उनको ये दिखाई देने लगा जो ब्रिटिश रूल है उसकी बुराइयां क्या है, इसके बारे में भी उनको समझ में आने लगा कि उसके इफेक्ट क्या हैं, वो किस तरीके से हमें अपने लिए गुलाम बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आने लगी। और साथ ही साथ इसी समय में यूरोप में नेशनलिज्म चल रहा था, तो उसके बारे में भी इनको समझ में आने लगा। यहाँ के जो लोग पढ़ लिख गए थे, एक नई क्लास जो अरोज हुई थी, उनको ये समझ में आने लगा कि भाई जो अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है कि इस टाइम में नेशनलिज्म जो है उसकी डिमांड हो रही है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सबकी डिमांड ये है कि भाई हमारी कंट्री जो है उसको यूनिफाई करो। यूनिफाई करो मतलब वो अलग अलग टुकड़ों में बटी है, उनको एक करो, और जब एक करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा। तो अब यहाँ पर भी समझ में आने लगा कि हम जो अलग अलग रीजन्स वगैरह में बटे हुए हैं, हमें क्या है, हम सभी को एक होना है, हम सभी भी यूनिफाइड होने की डिमांड करें। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न यूनिफाइड प्रॉस्पेरस एंड स्ट्रांग इंडिया जो है ये बनाने की फीलिंग
लोगों के अंदर आने लगी। इसका अगला बड़ा कारण जो था वो था इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि अब हम लोगों ने इसको समझा कि इंग्लिश ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि हर रीजन में बोली जा रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग जो थे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। अब क्या देश में सभी लोग, ठीक है, सभी लोगों को इंग्लिश आने लगी थी? नहीं, सबको नहीं आ रही थी, बस जो स्कूल जा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हर रीजन के लोगों को आ रही थी। वो हर रीजन के लोग, ठीक है, जिनको वो लैंग्वेज आ रही थी। तो अब क्या था, इस एक लैंग्वेज से सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। अब ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इनके थॉट्स थे, वो पहुंच रहे थे अलग अलग रीजन तक, और जिस रीजन का जो है उसको वो इंग्लिश लैंग्वेज आ रही, उससे उसको वो जो नॉलेज है वो मिल गया। अब वो अपनी लैंग्वेज, जो उस रीजन की लैंग्वेज है, उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज भी आती थी, तो उस लैंग्वेज के माध्यम से लोगों तक उस मैसेज को वो पहुंचा सकता था। इस तरीके से ये जो लिंक कह सकते हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एजुकेटेड लोगों के बीच में एक लिंक का काम इसने किया, ठीक है। लोगों के आइडियाज जो थे उसको एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ये हेल्पफुल लैंग्वेज जो है वो साबित हुई। यहीं पर अगर देखा जाए, सेंस ऑफ यूनिटी की ये फॉस्टर्ड बनी एक कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश क्या थी? इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज थी, क्योंकि वो हर रीजन में पढ़ाई जा रही थी। तो एक कॉमन लैंग्वेज जो थी वो इस तरीके से सेंस ऑफ यूनिटी के लिए फॉस्टर्ड बनी। मॉडर्न आइडियाज स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू रीजनल लैंग्वेजेस, और इस तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू लोगों तक मॉडर्न आइडियाज पहुंचे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू कि लोग, जो एजुकेटेड लोग थे, वो एक दूसरे से इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज थी उसके माध्यम से जुड़े, फिर अपने रीजन में उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनको समझाया, और इस तरीके से क्या था कि जो मॉडर्न आइडियाज थे वो रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों के बीच में पहुंचे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, ठीक है। तो ये कैसे इसका कारण बना, नेशनलिज्म के राइज होने का ये कारण जो है वो कैसे बना, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या था, नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हुई वो जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्हीं के द्वारा हुई। कैसे हुई इनके द्वारा नेशनलिज्म की ग्रोथ? कि पहले लोग जो थे वो बटे हुए थे, अलग अलग शासकों के अंडर में थे। तो भाई जिसका शासक अच्छा है तो वो मानता था भाई हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है, हमारा रूलर जो है वो बड़ा अच्छा है। दूसरी तरफ दूसरा रूलर था, अगर वो बुरा है तो उसके लोग जो थे वो मानते थे कि भाई हमारा रूलर जो है वो बुरा है, उसको हमें यहाँ से हटाना होगा, ठीक। तो अब ऐसे में क्या था, लोग जो थे उनकी सोच जो थी वो बटी हुई थी। अभी क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे भारत पर रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी जो लॉ ऑर्डर होते थे वो सबके लिए होते थे, हर प्रांत के लिए सेम होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे पहला था भाई ये राजा अच्छा है, इस जगह पे चीजें अच्छी हैं, इस जगह पे नहीं अच्छी हैं। अब क्या था, ब्रिटिश पूरे इंडिया पर रूल कर रहे थे, और इस वजह से क्या था कि सभी जगह पर सबको अब ये समझ में आने लगा कि हम सभी एक हैं। अब जैसे कास्ट के मामले में हम देखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया जो है ये इन ब्रिटिशर्स के द्वारा ही हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा कि हम क्या है, हम एक कंट्री का हिस्सा है, ना कि एक प्रोविंस का हिस्सा है। अब हम क्या है, हम इंडियन है, ना कि हम इस क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र से। यहीं से एक दूसरी चीज और समझ में आई कि भाई जो भी ये लॉ एंड ऑर्डर लागू करते थे वो हर किसी, वो इंडियंस के लिए लागू करते थे, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मुस्लिम इनके लिए नहीं करते थे। अलग अलग रिलीजन और अलग अलग रीजन, अलग अलग कम्युनिटीज, इन चीजों के लिए नहीं करते थे। वो जो भी चीज लागू करते थे वो क्या करते थे, सबके लिए। तो अब लोगों को समझ में लगा कि भाई ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो किसके लिए है, इंडियंस के लिए है। और इस तरीके से उनको समझ में आने लगा कि हमारी जो पहचान है वो अलग अलग कम्युनिटीज में नहीं है, अलग अलग कास्ट में नहीं है, हमारी पहचान क्या है, इंडियंस में है, ठीक है। तो हम सभी क्या है, बराबर है। अब यहाँ से लोगों को ये चीज जो थी वो इसी वजह से समझ में आने लगी, और उनमें यूनिटी जो थी वो बढ़ने लगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इसमें। कैसे रहा, नेशनलिज्म जो था इसको राइज होने में ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा? देखिए पहले क्या था कि लोगों को अगर कहीं पर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत दिनों में लोग जो थे वो पहुंचते थे, ठीक है। पोस्ट सर्विसेज नहीं थी, तो ये सारी चीजें नहीं थी। कहानियों में हम लोग सुना करते थे कि भाई कबूतर जो है, पिजन जो है वो लेटर्स वगैरह पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर, और वो सारी फैसिलिटी जो होती थी वो सबके लिए भी नहीं होगी, ठीक है, और वो तो हम लोगों ने सुना। बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ, भाई रेलवे चल गई, रेलवे का काम यहाँ पर शुरू हो गया।
रेलवे का काम शुरू होने से क्या हुआ, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे, जल्दी पहुंचने लगे। सबसे बड़ी चीज की आसानी के साथ ही साथ जल्दी पहुंचने लगे। उनके थॉट्स एंड आइडियाज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। लोगों को एक जगह जहां पर है वहां से दूसरी जगह की जो कंडीशन है उसके बारे में ज्यादा पता लगने लगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जो थी ये भी शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई लोग जो थे अपनी बातें, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने लगे। ये आसान हो गया। ठीक है, पहले क्या था, कोई जाएगा तब मैसेज पहुंच रहा है। अब क्या है, अब कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है और लेटर जो है वो लिख दिया गया और पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लोगों को कितनी ज्यादा फैसिलिटीज जो थी वो मिलने लगी एक साथ यूनिफाई होने में। इसके अलावा मोबिलिटी सर्विसेज जो थी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ी। भाई अब देख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन जो थे वो काफी अच्छे हो गए थे। ठीक है, अब इसकी वजह से लोगों का सफर जो था वो भी ज्यादा हो गया कि अब है कि भाई जाना है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पहले बड़ा मुश्किल लगता था, भाई बहुत दिन लगेंगे, बहुत मुश्किल होगी। अब वो आसान हो गया। तो इस तरीके से लोगों का आना जाना जो था वो भी बढ़ गया, साथ ही साथ मेल जोल था वो भी बढ़ गया। भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ते में लोगों से मिल रहे हैं, नई जगह पर गए जहां वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग जो थी वो एक्सचेंज होने लगी। ठीक है, जब लोग सफर कर रहे होते वहां पर ऐसा नहीं था कि भाई अलग कम्युनिटी के, अलग कास्ट के लोग जो है वो अलग अलग बैठेंगे, सभी साथ बैठेंगे, सभी साथ आएंगे जाएंगे। तो यहाँ से लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई हम सभी जो हैं प्रॉब्लम हम सभी की एक है कि इन ब्रिटिशर्स को हटाना है। हम सभी का गोल जो है वो कॉमन है, वो एक ही है। ठीक है, इस तरीके से लोग जो थे उनको रियलाइज होने लगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कारण क्या था, रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, अब ये किस तरीके से था, देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए वहां पर लोग उस टाइम में लोग जो थे वो अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भाई अलग अलग राजा के शासन में है, हर किसी का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। जो ब्रिटिशर्स थे अगर उनकी सोच कही जाए वो ये थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो बहुत ज्यादा मानते थे। वो मानते थे कि भाई हम जो हैं, हम ब्रिटिशर्स जो हैं, हम क्या हैं, हम सबसे ज्यादा उच्च रेस के लोग हैं, हम सबसे ज्यादा उच्च नस्ल के लोग हैं, और वहीं पर इंडियन को वो बहुत ही लोअर कैटेगरी की नस्ल मानते थे। और इस तरीके से उनका मानना था कि भाई हम क्या है, हम सबसे ऊपर हैं, यानी हम सब पे शासन करने के लिए बने हैं, और ये जो इंडियन है ये कभी किसी पर शासन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही वो हर बार जताते थे। और हमारे लोग जो थे भाई उन्होंने भी क्या देखा, उन्होंने जो मुगल्स थे उनका शासन देखा। उस समय में क्या थे, लोग जो थे वो बटे ही हुए थे अलग अलग प्रांतों में। ठीक है, तो ऊपर से बार बार जब उनको बार बार बोला जा रहा है भाई तुम लोग जो हो वो इस तरीके से हो, तुम लोग इस तरीके से हो। ठीक है, तो किसी को बार बार अगर बुरी चीज कही जाती है तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। अगर किसी को बार बार अच्छी चीज कही जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है। वही चीज इन इंडियंस के साथ हुआ ये कि बार बार जब उनको भाई बोला जाता था तुम किसी काम के नहीं हो, ये है वो है, तो इसी तरीके से उनका जो कह सकते हैं मोराल था वो डाउन होता चला गया। अब उनको नहीं वो था कि भाई किस तरीके से इनसे फाइट कर सकते हैं, उनको तो बस यही था भाई जिस तरीके से चीजें चल रही फेस करनी पड़ेंगी। बीच बीच में विद्रोह हुए, लोग साथ में आए, फिर कुछ लोग जो थे वो शांत बैठ गए, इस तरीके से चीजें होने लगी। तो यहाँ पर जो आइडियाज ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी थी वो इसी तरीके की थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब उनको देखा जाए और हम लोगों की किस तरीके की थी। तो हमारा क्या था, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम जो थी वो हम पूरी तरह से खो चुके थे। ऐसे में इंडिया क्या ग्लोरियस हिस्ट्री थी जिसके बारे में लोग जो थे उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे। अब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है, जो उनके ऑफिशियल्स थे, उनके जो लोग थे, अगर उनकी बात करें तो सब तरह के लोग हर जगह पर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। दूसरा, हर कोई जो है वो अपने काम के अकॉर्डिंग भी काम करता है। तो उसी में कुछ लोग जो थे उन्होंने जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया का जो पास्ट था उसको खंगालने की कोशिश की। उसमें आते हैं जैसे कि जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, विलियम जोन्स एंड अदर इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सभी लोग जो थे उन्होंने यहाँ का जो इतिहास था, यहाँ का जो पास्ट था उसको खंगालने की कोशिश की। अब जो लोग उस टाइम में रह रहे थे, देखिए बहुत ज्यादा जानेंगे तो अपने टाइम के लोगों का बहुत हुआ 2-4 पीढ़ी पहले का जानेंगे,
ठीक है, अगर ये हिस्ट्री की खोज ना हो जो समय समय पर होती रहती है, डिस्कवरी हर समय होती है, तो समय पर जो चीजें हमारे सामने रिवील होती हैं, अगर उनके बारे में हमें पता ना चले तो हम नहीं जानेंगे कि इतने पहले का हमारा पास्ट इस तरीके का था। जैसे हमने जब सिंधु सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना, तो हमें ये पता चला उतने पहले इतना ज्यादा डेवलप तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, तो वो कैसे पता चला? उसी हिस्ट्री से पता चला। ठीक है, जो पास्ट हमारा निकाला गया, उसी तरीके से कि हमारा पास्ट जब जो था वो सामने आया, तो ये पता चला कि भाई जिनको कहा जा रहा है तुम किसी पर शासन नहीं कर सकते हो, यहाँ तो एक राजा था, जैसे मौर्यास को ले लें, गुप्ता जिनका की जो टाइम है, वो टाइम पीरियड है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? पूरी जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। ठीक है, उस समय में देखा जाए तो वैदिक, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो किस तरीके का था, उस समय में लोगों जो हेरिटेज हमारा था वो किस तरीके से था, हम कितने ज्यादा संपन्न थे, वहां से लोगों को हमारी हिस्ट्री जो थी वो पता चली जब ये रीडिस्कवरी हुई पास्ट, हमारे जो इंडिया का पास्ट था उसकी। यहाँ से लोगों की जो अपनी इंडिया का जो रिच हेरिटेज था वो रिवील हुआ, लोगों को उसके बारे में पता चला, और फिर उसके बाद लोगों के अंदर एक प्राउड मोमेंट जो था वो आया, लोगों के अंदर प्राउड फीलिंग जो थी वो आई, और यहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो डेवलप हुई लोगों के अंदर, उसकी ग्रोथ हुई कि लोगों को समझ में आया भाई हमारा इंडिया इतना ज्यादा रिच था, हमारा कल्चर इतना ज्यादा रिच था, और आज हम इस तरीके से हैं। कहा जा रहा भी हम किसी पे शासन नहीं कर सकते, हमने इतने बड़े देश पर शासन किया है, और यहाँ से फिर लोगों को इसके बारे में पता चला, और उसने हेल्प की किसमें? राइज ऑफ नेशनलिज्म में। अब बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर। जिस तरीके से हम इंडियंस को बार बार बोला जाता था कि भाई किसी पर शासन करने लायक नहीं, भाई अभी क्या है, अभी ब्रिटिशर्स हैं राज कर रहे हैं, इसके पहले मुगल्स हम राज कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कहा जा रहा था, लोगों को भी उतना ज्यादा कह सकते हैं नॉलेज नहीं था अपने टाइम का, भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, अपना टाइम हो गया, अपने 2-4 पीढ़ी पहले तक का टाइम जो था वो लोगों को पता चलता था, हाँ इस तरीके से चीजें जो थी वो चलती थी। लेकिन जब यहाँ पर हमारी हिस्ट्री का जो पास्ट, ठीक है, उसके बारे में पता चलने लगा, तो लोग जो थे उन्हें ये समझ में आने लगा, भाई उस समय में एजुकेटेड लोग भी काफी होने लगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर थे बहुत सारे, ठीक है, उनमें से कुछ के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गोविंद रानाडे, ठीक है, ये सारे लोग। तो ये लोग क्या था, ये सभी रिलीजियस रिफॉर्मर थे, साथ ही साथ एजुकेटेड भी थे। ठीक है, तो नॉलेज एंड थिंकिंग, इनकी वो सारी चीजें जो थी पीछे से जो अभी चली आ रही थी उससे काफी चेंज हो चुकी थी। अब इनको भी ये समझ में आने लगा भाई हमारा पास्ट जो था वो इतना ग्लोरियस था, अब उसकी रीडिस्कवरी करनी चाहिए, और उसके बारे में इन्होंने पता लगा के फिर लोगों तक इन बातों को पहुंचाना शुरू किया कि भाई हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो इस तरीके की थी, इंडिया जो आज दिख रहा है कि हम दूसरों पे डिपेंड है, हम इस तरीके से नहीं थे, दूसरे ने हमको कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें लोगों के बीच में जो थी वो पहुंचाई गई हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे इनके द्वारा। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स थे इनके द्वारा, और इस तरीके से जो इंडियंस थे उनको फिर एक प्राउड फीलिंग जो थी वो आई कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी थी वो इस तरीके की नहीं थी जैसी आज हमको दिखाई जाती है, हमारी आइडेंटिटी बहुत ही रिच थी। तो अब क्या है, इससे क्या होगा, जब उनको प्राउड हुआ, वो फीलिंग आई, तो अब उनको ये समझ में आने लगा कि अब हम उस चीज को फिर से पा सकते हैं। वरना क्या था, वरना हम देख रहे भाई पहले से एक शासन कर रहा था, अब दूसरा आ गया वो शासन कर रहा है, वो दिख रहा था, लेकिन अभी क्या है, अब उनको अपने ऊपर जो था वो प्राउड होने लगा। चलिए बात करते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एंड लिटरेचर। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा राइज ऑफ नेशनलिज्म में। किस तरीके से, देखिए वर्नाक्युलर प्रेस जो था वो क्या था, लोकल प्रेस जो होता था, स्थानीय अखबार जो होते थे, ठीक है, स्थानीय जो लेख लिखे जाते थे उसको कहा गया था वर्नाक्युलर प्रेस। ठीक है, इसके माध्यम से लोगों तक नेशनलिज्म की अवेयरनेस जो थी, उसके आइडियाज जो थे, उसके थॉट्स जो थे वो पहुंचाए जा रहे थे। अब इसके माध्यम से जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था वो और तेजी से लोगों तक पहुंच रहा था। ठीक है, अब रेलवेज वगैरह है, हर कोई तो सफर नहीं कर रहा है ना, बट जो ये लोकल प्रेस होते हैं इनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होती है। ये आप देखते हैं, जैसे आज के टाइम में हम देखें तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे
साधन है कि लोगों तक न्यूज जो है वो पहुंचाई जा सके। उस समय में देखा जाए तो मेन जो साधन था वो क्या था, लोकल प्रेस था, कि भाई लोगों को आसपास क्या हो रहा है वो पता चल रहा है। दूसरा, ये बहुत सस्ता भी पड़ता, ठीक है, एक ने पढ़ लिया फिर उसके बाद दूसरा भी उसे पढ़ सकता है, हर एक चीज सारी फैसिलिटी होते हुए। तो ये जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका था लोकल प्रेस का, कि जो चीजें थी, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या हमारा ग्लोरियस पास्ट है, ये सारी चीजों पे आर्टिकल्स जो थे वो लिखे जाने लगे, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर थॉट्स जो थे, उनकी थिंकिंग जो थी वो अब चेंज होने लगी। मिडिल एजुकेटेड क्लास जो थी, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग जो थे, जो अब पढ़ लिख गए थे, तो अब वो क्या थे, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ ही अलग थिंकिंग, अलग थॉट्स लोगों के सामने ला रहे थे। उन्होंने ही ये लाया कि डेमोक्रेसी, जैसे हम लोगों ने देखा भाई इसके पहले क्या था, मुगल्स जो थे वो राज कर रहे थे, हमारे राजा महाराजा थे। अभी क्या है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। बट ये डेमोक्रेसी, ये जो था इसका आइडिया था वो लोगों के पास नहीं था। वो क्या हुआ, ये पॉपुलर हुआ इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, कि भाई इन्हें डेमोक्रेसी के बारे में पता चला। फिर ये जो लोकल प्रेस थे, ठीक है, इन सभी की हेल्प लेके लोगों तक ये सारी चीजें जो थी वो पहुंचाई गई, भाई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। भाई राजा जो है किसी भी तरीके से शासन कर दे रहा है, ब्रिटिश आ गए किसी भी तरीके से रूल कर रहे हैं, बट जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होगी, इसको लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। वरना तो लोगों को लगा भाई जो पावर में है वो जैसे चाहे वैसे हमें हैंडल कर रहा है। नहीं, समझ में ये आया कि भाई डेमोक्रेसी का आइडियाज जो है ये लोगों तक पहुंचाया गया, कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो चाहिए। इस तरीके से प्रेस जो था वो अब वो प्रेस जो था वो पावरफुल मीडियम बना लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी उसको डेवलप करने में, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे नेशनल लिटरेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, नेशनल लिटरेचर जो थे उसने भी लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई। अब देखिए, कोई आर्टिकल है वो तो ठीक है, बहुत सारे नॉवेल्स जो थे वो लिखे जाने लगे, पोएम्स लिखी जाने लगी, ऐसे लिखे जाने लगे, ये सारी चीजें थी। इनसे क्या है, लोग जो थे उनके अंदर वो फीलिंग, भाई जितना हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में जानेंगे तो उसकी फीलिंग हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो बहुत जगाई। बहुत सारे पोएट्स जो थे उन्होंने ऐसी ऐसी जो कविताएं थी लिखी, जिससे कि लोग जो थे बहुत ज्यादा कह सकते हैं अवेयर हुए, एक अलग ही फीलिंग उनके अंदर आई, ये सारी चीजें। अब जैसे हम बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसे कि हम अगर आज भी सुनते हैं, हम आजाद भारत में उसको सुनते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड जो है वो फील होता है, ठीक है। तो उस समय आप सोचिए जब उसको जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग उसको सुन रहे हैं, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आती होगी। भाई उनके अंदर तो पूरा जोश आ जाता होगा कि भाई हमें अपना देश जो है वो वापस चाहिए। तो ये सभी लोग जो थे उन्होंने मिलकर बहुत ज्यादा क्या है इसमें भूमिका निभाई, बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया। चलिए बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके जो कारण थे उसमें नेक्स्ट कारण था लॉर्ड लिटन की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, या बात कर सकते हैं रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जिसने की बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाई थी, भेदभावपूर्ण पॉलिसीज लाई थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत नाराजगी हुई और नेशनलिज्म जो था वो राइज होने में ये भी एक बड़ा कारण था। लॉर्ड लिटन जिसने की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाई थी, कौन सी पॉलिसीज थी वो समझते हैं। सबसे पहले आता है द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके द्वारा लाया गया है, ये आपको याद रखना है। ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब लाया गया था इसको? लाया गया था 1878 में। 1878 टू 1882 तक ये चला था, ठीक है। इसके बाद इसको हटा दिया गया बहुत विरोध के चलते। अब ये लाया गया था, ये क्या था? ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था ये लोकल जो अखबार थे, लोकल जो प्रेस थी उनके लिए था। लोकल प्रेस के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये लोग जो हैं, लोकल प्रेस जो है, इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा बिना वारंट जारी किए, देखिए जब कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, पुलिस कभी भी अरेस्ट करती है तो वारंट जरूर लाती है। यहाँ पर क्या था, इस एक्ट के तहत अगर आपने ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिसर्स किसी के भी खिलाफ लिखा है तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भाई आपने उनके खिलाफ लिखा है तो आपको फिर क्या चेतावनी भी दी जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपने उसको नहीं माना, ठीक है, अगर आपको बोला गया कि भाई आप ऐसा नहीं करो, आपने नहीं माना, तो आगे आपका जो प्रेस है उसको भी बंद कर दिया जाता था, उनकी मशीन भी जो थी वो भी ये लोग ले जाते थे, ठीक है। इस तरीके का एक्ट जो था वो लाया गया था। सिर्फ जो वर्नाक्युलर प्रेस थे यानी लोकल प्रेस, पता था भाई जो इंग्लिश पेपर्स हैं, इंग्लिश जो प्रेस है वो इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश प्रेस उनके खिलाफ नहीं लिखेंगे। तो ये जो एक्ट लाया गया था ये सिर्फ लोकल प्रेस जो थे उनके लिए ही लाया गया था। अच्छा, इस दौरान एक चीज और हुई थी, वो ये हुई थी बंगाल फेमाइन। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लोग भूखे मरे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे उनकी जान चली गई, ठीक है। ऐसे में ही महारानी एलिजाबेथ, क्योंकि हमने देखा है 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद यहाँ की जो चीजें थी उसको गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अपने हाथ में ले लिया। पहले कंपनी जो थी वो रूल कर रही थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। तो उनकी जो महारानी थी उनसे इंट्रोडक्शन कराना था। अब उनसे इंट्रोडक्शन पे यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया कि भाई तुम बाहर से आए हो और हमारी कंट्री पे तुम राज कर रहे हो इतनी बुरी तरीके से कि भाई हमारे लोगों का पूरा तरह से नुकसान कर दिया। अब इतना बड़ा फेमाइन है, इतने लोगों की जान चली गई, तो लोगों की हेल्प ना करके अपनी रानी से तुम हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे हो। तो इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी और लोग जो थे प्रेस में भी इसके खिलाफ लिखा जाने लगा। अब इसी चीजों को दबाने के लिए, क्योंकि लोगों ने देख लिया था भाई, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देख लिया था 1857 में लोग जो थे वो किस तरीके से एकजुट हुए थे, किस तरीके से साथ आए थे। दोबारा ऐसी कंडीशन फिर से पैदा ना हो इसलिए अलग अलग तरीके से इसको सप्रेस करना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा, और इसीलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो लाया गया। हालांकि बाद में विरोध हुआ तो इसको हटाया गया, ठीक है। तो ये जो था भेदभावपूर्ण नीति जो थी, तो इसने क्या किया, इसने लोगों को एकजुट कर दिया। अगली जो पॉलिसी लाई गई वो थी द आर्म्स एक्ट। द आर्म्स एक्ट ये था कि कोई भी इंडियन जो है वो अपने साथ वेपन नहीं रख सकता है और बिना लाइसेंस के तो बिल्कुल नहीं रख सकता है। लेकिन यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन ये था कि ये पॉलिसी जो थी वो सिर्फ इंडियंस के लिए थी, ये किसी भी यूरोपियन पे अप्लाई नहीं होती थी। तो कोई भी इंडियन जो है वो वेपन कैरी नहीं कर सकता है विदाउट लाइसेंस, बट ये चीज जो है वो सिर्फ लागू होती है इंडियंस पे। तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर इससे गुस्सा आएगा। अगली जो पॉलिसी थी वो क्या थी? अगली पॉलिसी थी रिडक्शन इन एज फॉर आईसीएस एग्जामिनेशन। देखिए आईसीएस एग्जामिनेशन जो था, देखिए पहले ही बोला गया था जो ब्रिटिशर्स थे कि वो जो अपर पोस्ट है किसी भी जो इंडियंस हैं उनको देना नहीं चाहते थे, ठीक है, बिल्कुल मूड में नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो कॉन्वेंट एजुकेटेड होगा उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब क्या था कि उनको लगा भाई इनके चांसेस जो है उसको और कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने किया कि जो आईसीएस एग्जामिनेशन है इसकी एज जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, जो कि 21 थी, 21 से उन्होंने 19 कर दी। अब 19 तक में भाई पहले तो आप अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर ये भाई बड़ा एग्जाम है उसको क्वालिफाई करोगे। लेकिन यहाँ पर है क्वालिफाई, आगे तैयारी का तो उन्होंने समय ही नहीं दिया, ठीक है। तो अपने आप चांसेस जो हैं वो इंडियंस के कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल मूड में नहीं थे कि इंडियंस को अपर पोस्ट जो है वो दी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब उन्होंने एज जो थी वो रिडक्शन कर दिया, तो जो लोग इसमें तैयारी कर रहे थे, जो लोग आगे चाहते थे कि यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट हो, तो उनका ये सपना जो था वो भी टूट गया और इस तरीके से उनके अंदर एक गुस्सा जो था वो आया। अब हम बात करते हैं द एल्बर्ट वेल कंट्रोवर्सी। क्या था एल्बर्ट वेल कंट्रोवर्सी, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो थी वो लाई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। अब लॉर्ड लिटन जो थे उनका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा, भाई उनकी जगह पर कोई और आएगा वो बैठेगा, ठीक है। जैसे हम अभी भी देखते हैं कहीं पर भी कि जो अपॉइंट हुआ है जब वो हटता है तो कोई ना कोई और आता है या फिर उसका ट्रांसफर किया जाता है, उस जगह पे कोई और बैठता है। तो उस तरीके से लॉर्ड लिटन जो थे उनकी जगह पे आते हैं लॉर्ड रिपन, जो कि यहाँ पर काफी सारे चेंजेस करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जो हमारे खिलाफ था,
जो कि लाया गया था 1878 में। लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो वो उसको हटवाते हैं 1882 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा हटवा दिया जाता है। उसी तरीके से लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने कुछ और चेंजेस किए। उसी में एक आता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि एक बिल बनाया जाता है। कॉटन इल्बर्ट नाम के एक रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इल्बर्ट बिल जो है वो रेडी करते हैं, जिसमें ये चीज होती है कि देखिए यहाँ इंडिया में जब भी कोई क्राइम होता था तो जो इंडियंस हैं उनकी सुनवाई तो यूरोपियन करते थे और अपने लोगों की करते थे, बट जो इंडियन जज होते थे वो सिर्फ इंडियन लोगों की सुनवाई कर सकते थे। जो केस चल रहा है वहां पर जो भी फैसला देना है, जो भी डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें जो था, ठीक है। तो कभी भी कोई इंडियन जज जो है वो किसी यूरोपियन जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर इल्बर्ट बिल लाया गया कि भाई ये जो है सुनवाई का जो राइट है ये इंडियंस को भी है। इंडियन जज जो है वो भी यूरोपियन जो क्रिमिनल है उसको उस पर सुनवाई कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। अब ये बात जो यूरोपियन थे उन्हें बड़ी बुरी लगी कि भाई ये कौन सा बिल है, हम लोग इन पे राज कर रहे हैं और इनका जज आएगा हमारी सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ यूरोप में भी इस पे बड़ा हंगामा हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। वहां पर भी इस पर हंगामा हुआ कि भाई जो हमारे लोग हैं यूरोपियन जो हैं उन पे सुनवाई करेगा इंडियन जज, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ उनकी तरफ से। दूसरी तरफ जो हमारे इंडियंस थे, अब यहां से इनके लिए आई ओपनर का काम हुआ। उनको ये समझ में आ गया कि भाई तुम बाहर से आए हो, हमारे ऊपर राज कर रहे हो, वहां तक ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो क्रिमिनल है उसकी सुनवाई हमारा जज भी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो इतना बड़ा है। तो लोगों के अंदर इससे बड़ी नाराजगी हुई और फिर यहां से लोगों को समझ में आने लगा कि अब हमें अपने लिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। और यहीं से एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर कॉन्फ्रेंस होती है उनकी लीडरशिप में 1883 में, और उसके बाद हम देखते हैं 2 इयर्स के बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ से बॉर्न होती है। तो आई ओपनर का काम जो है वो ये पॉलिसीज जो है वो करती हैं कि इल्बर्ट बिल जिसका कि यूरोपियन विरोध कर रहे थे और समझ में आया कि भाई हमारे जो जज हैं वो अलाउ नहीं कर सकते, वो इनका जो क्रिमिनल है उसको सुनवाई नहीं कर सकते। इस तरीके से समझ में आया कि भाई हमारी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हमें चेंज करने के लिए साथ में आना बहुत जरूरी है, और यहीं से आईएनसी जो है वो बॉर्न होती है। चलिए अब देखते हैं आईएनसी के बारे में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने बात की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आईएनसी का जो जन्म हुआ, जब ये बॉर्न हुआ, ठीक है, तो यहाँ से जो कह सकते हैं इंडियन एस्पिरेशंस थी, भारतीयों की जो आकांक्षाएं थी उसको एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, उसको अभिव्यक्ति मिली, ठीक है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका सेटअप जो था, उसके सेटअप का इनिशिएटिव जो था वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा लिया गया। कौन थे ये, अब हम लोग ये समझते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या कह सकते हैं एओ ह्यूम, ठीक है, ये एक सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और साथ ही साथ कह सकते हैं कुछ इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे, इन लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसकी फाउंडेशन रखी, ठीक है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आपका आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसकी फाउंडेशन किसने रखी, तो इसकी फाउंडेशन रखी थी एओ ह्यूम ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड। कब रखी गई थी इसकी फाउंडेशन, 1885 में, ओके, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन लीडर्स का सहयोग मिला और इन्होंने इसको रखा। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन यहाँ रखी गई या उसकी जो स्थापना हुई, उसको हम कह सकते हैं कि ये कोई डेलिब्रेट क्रिएशन नहीं था, यानी कि जानबूझकर इसका क्रिएशन नहीं किया गया था। इसके लिए जो चीजें थी वो पीछे से पहले से चली आ रही थी। कैसे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आपको, हम लोगों ने वहां पर जिक्र किया था एनी बेसेंट का, ठीक है, कि एनी बेसेंट जो थी उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसे ज्वाइन की थी, जो कि रिलीजियस चीजों के लिए काम करती थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो थे वो भी उससे जुड़े हुए थे, उसी की एक कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस थी, उसी में ये गए थे और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की बात की थी कि हम लोग सितंबर में, ठीक है, हम लोग सितंबर में पुणे में
इसकी स्थापना करेंगे, लेकिन कुछ वजहों से, कह सकते हैं कुछ रीजन से उस समय में नहीं हो पाया। तो दिसंबर 1885 में मुंबई, जिसे हम अभी कहते हैं बॉम्बे में, इसका फर्स्ट सेशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट सेशन इसका कब हुआ? दिसंबर 1885 बॉम्बे में। ठीक है, वहां से INC जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, इसमें इसे प्रेसिडेंट किसने किया? WC बनर्जी ने प्रेसिडेंट किया और इसमें 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलिए हम देखते हैं जो INC का गठन हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, उसके मेन एम क्या थे। ठीक है, चलिए उसके एम के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले है प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस किसके द्वारा? पूरे देश में जो नेशनलिस्ट वर्कर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जो है उनको प्रमोट करना। कैसे प्रमोट होंगे भाई? जगह जगह पे, जैसे अभी इन्होंने जो था, इनकी कॉन्फ्रेंस जो थी, पहले इन्होंने फिक्स किया था कि भाई पुणे में होगी, लेकिन वो पुणे में उस समय में नहीं हो पाई, फिर बाद में उसको शिफ्ट किया गया, कहाँ पर? बॉम्बे में हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से समय समय पर लोग जगह जगह पर मिलते रहेंगे और इस तरीके से जो नेशनलिस्ट वर्कर्स हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बनेंगे। ये था। ठीक है, प्रमोट करना। नेक्स्ट है डेवलप एंड स्ट्रेंथन फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स? राष्ट्रीय एकता की। ठीक है, नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है उसको डेवलप और मजबूत करना, स्ट्रेंथन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्लेस देम बिफोर द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉपुलर डिमांड्स जो हैं उनको रेडी करना। ठीक है, एक तरीके से कहते हैं जैसे लिस्ट बनाना और उनको गवर्नमेंट के सामने रखना। नेक्स्ट है ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ट्रेन करना और ऑर्गेनाइज करना, भाई लोग क्या चाह रहे हैं वो सारी चीजें, कि उसके लिए उनको ट्रेन किया जाए और उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। लॉयल्टी अफर्मेशन। ठीक है, लॉयल्टी अफर्मेशन मतलब कि यहाँ पर उन्होंने लॉयल्टी दी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इन्होंने लॉयल्टी दी कि भाई आपका जो क्राउन है वो आपके पास ही रहेगा। हम लोग बस जो हैं, हम लोग क्या चाह रहे हैं? ग्रेटर पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं। हम लोगों ने इसका गठन इसलिए किया है कि जो गवर्नमेंट है उसमें हम इंडियन का ग्रेटर पार्टिसिपेशन, मतलब हमारी भी संख्या जो है वो बढ़े, जो कि नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसके लिए इसका गठन किए हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इस समय में तो बहुत ही सॉफ्ट थे। अगले 44 ईयर्स में उनकी जो सॉफ्टनेस थी ये एम्पैथिक डिमांड पूर्ण स्वराज के रूप में बदल गई, कि उसके बाद ये लोग कठोर होके, कह सकते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे कि भाई इनको पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।